यमन की तरफ से जितने भी हमले उन्होंने अमेरिका या फिर इजराइल की शिप पर किए हैं, उनसे अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन अमेरिका हर बार यही बोलता रहा है कि हमने यमन के हमलों को हवा में ही रोक दिया था। उनके टारगेट मिस हो गए, उनकी मिसाइल शिप पर गिरी ही नहीं। लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी है कि रेड सी में यमन ने अमेरिका की कई शिप को भारी नुकसान पहुंचाया है। ग्रीस ने भी रेड सी में यमन के खिलाफ अपनी एक नेवल वॉरशिप भेजने का ऐलान किया और ग्रीस ने अपनी वॉरशिप रेड सी में इसलिए भेजने का फैसला किया ताकि अमेरिका के साथ मिलकर वो यमन का मुकाबला कर सके, हुतियों के हमलों को रोक सके। जिस वॉरशिप को ग्रीस ने रेड सी में भेजने का फैसला किया उसका नाम हाइड्रा फ्रीगेट है। लेकिन जैसे ही इस बात को कंफर्म किया गया कि ये शिप अब रेड सी में यमन के खिलाफ लड़ने जाएगा, तो उस शिप पर जो 17 क्रू मेंबर काम करते थे उन्होंने तुरंत अपना इस्तीफा ही दे दिया। 17 के 17 हाइड्रा फ्रीगेट शिप पर काम करने वाले क्रू मेंबर्स ने अपना इस्तीफा दे दिया। ये लोग यमन के खिलाफ, हुतियों के खिलाफ लड़ने से इतना डर गए कि उन्होंने रेड सी में जाने से ही इनकार कर दिया और अपना इस्तीफा दे दिया। अब ग्रीस का ये शिप पूरी तरह से खाली पड़ा है। ऐसा कोई नहीं है जो उस शिप को रेड सी में ले जाने की हिम्मत रखता हो। इतना ही नहीं, ग्रीस ने अब 30 लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया है, जिसमें से 17 लोगों को इस शिप पर तैनात किया जाएगा। लेकिन रेड सी में जाने के डर से कोई भी आवेदन ही नहीं कर रहा। अब आप यमन की ताकत को समझ ही सकते हैं। यमन को जिसे बड़े बड़े देश एक कमजोर और गरीब देश मानते थे, अब उसी ने रेड सी में सुपर पावर कंट्री को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। उन्हें इसी बात का डर सता रहा है कि अगर कोई हुतियों से लड़ने रेड सी में गया तो वो उसका निशाना बन सकता है। उधर ब्रिटेन के 2 शिप हुतियों को रोकने के लिए बर्थिंग कर रहे थे। बर्थिंग उस प्रोसेस को कहा जाता है जब जहाज को कहीं रोकना होता है या उसे ठहराना होता है, तो उसे एक एंकर से बांध दिया जाता है और इसी चीज को बर्थिंग कहा जाता है। तो जब बहरेन की एक पोर्ट पर ब्रिटेन के 2 शिप बर्थिंग कर रहे थे, तब वो आपस में ही टकरा गए, जिसके बाद लोगों ने ये कहा कि उनके शिप तो आपस में ही टकरा रहे हैं, तो ये रेड सी में यमन का मुकाबला क्या करेंगे। इसराइल ने अब हिजबुल्ला को लेकर ये कहा है कि अगर हिजबुल्ला से हमारा समझौता नहीं होता है तो हम उस पर भी हमला करना शुरू कर देंगे। अब इसराइल सीधा तो उस पर हमला नहीं कर सकता, इसीलिए हो सकता है वो अपना निशाना लेबनान की राजधानी बैरूत को बनाए, क्योंकि जब यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर हमला किया था तो उन्होंने यमन की राजधानी सना को अपना निशाना बनाया था। यमन के स्पोक पर्सन हियाया सरी का एक बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल की एलीट पोर्ट को अपना निशाना बनाया है। हुतियों ने इस बात को अब साफ कर दिया है कि अब हुती सिर्फ रेड सी में ही नहीं बल्कि इजराइल की जमीन पर, उसके पोर्ट पर, उसके सैन्य ठिकानों पर भी हमला करेंगे। कुछ दिन पहले ही हुतियों ने कहा था, हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं और हमारे पास ऐसी मिसाइल और ड्रोनें मौजूद है जो 1000 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन के ठिकानों को मिट्टी में मिला सकते हैं। और हुतियों ने अब अपना वादा समुद्र के अलावा इजराइल के खिलाफ जमीनी स्तर पर भी युद्ध करना शुरू कर दिया है। पिछले 3 महीनों में यमन के हुती विद्रोहियों ने इजराइल के कार्गो शिप को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कि अब इजराइल खुद रेड सी में अपने जहाज नहीं भेज रहा। यहाँ तक कि फ्रांस की एक बड़ी शिपिंग कंपनी भी अपने जहाजों को इजराइल भेजने से रोक रही है। इसी वजह से हुती विद्रोही अब समंदर के अलावा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल की जरूरी जगह पर अपना निशाना साध रहे हैं। बहरेन, यूएई, कतर, सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देश इजराइल के लिए अपने ट्रक भेज रहे हैं। उनमें तेल, गैस और दूसरे जरूरी सामान बाएं रोड पहुंचाए जा रहे हैं। इजराइल तक इसी वजह से हुतियों को यह ऐलान करना पड़ा। पिछले कई दिनों से रेड सी में इजराइल के जहाज ना के बराबर देखने को मिले हैं, लेकिन सामान तो चाहिए, तेल तो चाहिए, गैस तो लगेगी ही, और इसी वजह से यूएई, बहरेन और जॉर्डन जैसे देश इजराइल तक ट्रकों में बड़े बड़े कंटेनर में इजराइल तक सामान पहुंचाने में लगे हुए हैं। पहले माल को कार्गो शिप से बहरेन के पोर्ट पर पहुंचाया जाता है, फिर ये जहाज अबू धाबी की ओर निकल जाते हैं और वहां से सामान को निकालकर ट्रकों में लोड कर दिया जाता है, और फिर ये ट्रक सऊदी अरब जाते हैं और लास्ट में जॉर्डन पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि जॉर्डन का वेस्ट बॉर्डर इजराइल से लगता है और वहां सारा सामान इजराइल को मिल जाता है। लेकिन अब यमन के हुती विद्रोही इजराइल को जमीनी स्तर पर भी चुनौती देने के लिए उतर चुके हैं। ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में इस समय भारी उथल-पुथल मची हुई है।
जो शिप पहले कम खर्चे में माल पहुंचा देते थे, जिनका इंश्योरेंस कम फीस में हो जाता था, अब उन्हें 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल ने जिन शिप के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिन कंपनी में अपना पैसा लगा रखा है, उन सभी शिपिंग कंपनीज की हालत तो ये तक हो चुकी है कि एक भी शिप कंपनी अपने किसी भी जहाज को रेड सी में भेज ही नहीं रही। अटलांटिक काउंसिल ने इस पूरी ट्रेड पर एक रिपोर्ट तैयार करी है, जिसमें बताया गया कि हुतियों के चलते ग्लोबल ट्रेड पर काफी प्रभाव पड़ा है। गैस, तेल और एनर्जी के कच्चे माल के एक्सपोर्ट में बहुत ही ज्यादा गिरावट आई है। जब से इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका ने कदम आगे बढ़ाया है, तब से हुती विद्रोहियों ने अपने मिशन को और तेज कर दिया है। पहले तो हुती केवल रेड सी में ही जहाजों को रोक रहे थे, लेकिन अब पूरी मैरिटाइम ग्लोबल ट्रेड को ही ब्लॉक करने से यूरोप के कई और देश को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। हुतियों ने पहले ही साफ तौर से कह रखा है कि अगर ट्रेड सही से पहले की तरह करनी है, तो सबसे पहले अमेरिका को इसराइल को समझाना होगा कि वो गाजा में हमले बंद करें, वहां पर शांति स्थापित करें। हम अपने आप रेड सी में शांति बहाल कर देंगे। अगर इसराइल या अमेरिका ऐसा नहीं करता, तब तक हम अमेरिका, ब्रिटेन या फिर यूरोप तक पहुंचने वाले ज्यादातर जहाजों को इसी तरह से रोकते रहेंगे। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना एक भी कदम पीछे नहीं हटाने वाले।